नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 29 ऑफ द मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 29 ऑफ द मई 2025 और आज के द हिंदू में इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे सामने बनी हुई है, देखना ये वाली जो न्यूज़ थी द हिंदू में भी थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी थी, ठीक है। तो हर जगह पर इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। क्या समझना, कोशिश करना समझने की होता क्या है, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पर जब इंडिया इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस समय आज़ादी के टाइम पर 1947 में हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा था, ठीक है, डेप्ट जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, है ना, गरीबी थी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट था। और उस समय जब ये सब चल रहा था, ठीक है, और हम जब अलग हुए थे तो दूसरा पार्ट क्या बन गया था, हमारा पाकिस्तान बन गया था। तो उस समय हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था खाने को लेकर। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि प्लानिंग कमीशन बनाए गए थे। प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था कि 5 साल किसी एक फील्ड को डेडिकेट करके उस पर काम करना है और उसके अंदर एक्सट्रीम उसके अचीवमेंट तक पहुंच जाना है, ठीक है, उसके पीक तक पहुंच जाना है। जैसे आज तक कितने बार 5 ईयर प्लान आ चुके हैं? तो 12 बार आ चुके हैं, ठीक है। पहला 1951 से 56 तक और लास्ट 2012 से 2017 तक। तो उसमें हमने किसके ऊपर फोकस किया? एग्रीकल्चर पे फोकस किया। हमने एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहा क्योंकि उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास खाने को दाने नहीं होते थे और हमें जो दाना मिला, हमें जो खाना मिला, जो अमेरिका ने भेजा, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि वो वहाँ पर PL480 भेजा जो जानवर खाते थे। लेकिन ठीक है, हमारी मजबूरी थी, हमने उस समय को संभाला और हमने प्लानिंग कमीशन बना लिया। और जो प्लानिंग कमीशन था बेसिकली वो आज क्या कहलाता है? तो आज उसे ही आप क्या कहते हो? नीति आयोग कह देते हो ना, थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये कब बना था? 15 ऑफ द मार्च 1950 को बना होता है। और इसका जो चेयरमैन होता है हमेशा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। आजकल इसे क्या कहते हैं? नीति आयोग कह देते हैं। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर हमने किसके ऊपर काम किया? एग्रीकल्चर पे ना। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि MS स्वामीनाथन जी, है ना, MS स्वामीनाथन जी कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आए? तो MS स्वामीनाथन ही थे जो क्या लेकर आए थे? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे। इन्हीं को क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, इंडियन फादर किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन जी को। और उसके बाद इन्होंने हाइब्रिड सीड्स लगाना शुरू किया, ठीक है, जीन थेरेपी से जो भी था। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन था, है ना, क्रॉप का जो प्रोडक्शन था वो इतना बड़ा कि उस समय जब हम दूसरों से मांग कर खाते थे तब पूरी दुनिया को हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस समय जब हमने किसानों को कहा, समझना मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि जब हमने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमने किसानों से कहा कि तुम जितना हो सकता है फसलें उगाओ। अब सोचो कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा कोई आदमी उतना ज़्यादा उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिमांड नहीं बढ़ी तो आपको पता है ना, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई भी बराबर हो रही है तो मार्केट मेंटेन रहेगा। लेकिन डिमांड है नहीं, सप्लाई पे सप्लाई आए जा रही है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको कोई पूछता नहीं है। तो कहा गया कि जब इनको इतना पैसा इतना मोटिवेट कर दिया कि भाई तुम उगाओ, फसल उगाओ, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका है, तो आगे चल के अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो इनकी तो कोई फसल खरीदेगा नहीं क्योंकि बहुत कम रेट में खरीदेगा, तो किसान का तो नुकसान हो जाएगा। फिर किसान क्या करेगा? उतना ही उगाएगा जितना उसको चाहिए, तो होगा क्या? फिर दोबारा से दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो कहा गया, सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, जब भी किसान कोई चीज़ उगाएगा ना तो हम उसे क्या देंगे? हम उसे इतना पैसा जरूर देंगे जो उसका क्या रहेगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा कि एटलीस्ट उसने जो मेहनत की है उस मेहनत का पैसा उसे मिल जाए। तो याद रखना, MSP का कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, याद रखना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमें कितना देती है? C2 प्लस 10% देती है फार्मर्स को। लेकिन याद रखना, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे दुनिया भर में ट्रेड को मेंटेन करता है, ठीक है, ये टॉपिक आज से 1.5 साल पहले इतना न्यूज में रहता था। जैसे आजकल डेली हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज पढ़ रहे हैं ना, उस समय 3-4 महीने तक हम डेली यही डिस्कस करते थे। डेली कुछ ना कुछ आता था क्योंकि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। उस समय 700-800 फार्मर्स मारे गए थे, ठीक है। तो उसमें बहुत और टॉपिक था। अब ये पुराना हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक बार इसको स्टार्टिंग से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या? सरकार कितना देती है? C2 प्लस 10।
और हमारी जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बना होता है 1 जनवरी 1995, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं फिर न्यूज पे चलेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, इसने कहा कि भाई तुम कितना दो, C2 प्लस 5% ही दो। अब कहोगे सर C2 क्या होता है, तो C2 का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जितना प्रोड्यूस करने में पैसा लगा उससे 10% एक्स्ट्रा सरकार तुम्हें दे देगी। ठीक है, एवरेज ये सरकार देती है, इसे कहते हैं MSP। बट याद रखना MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं हम लोग, है ना, हरित क्रांति के फादर कहते हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी और उसमें कहा था कि जो MSP है ना, वो MSP कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए C2 प्लस 50% होना चाहिए। अब सोचो अगर ये C2 प्लस 50 हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% एक्स्ट्रा अगर तुमने किसानों को दे दिया, तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत कुछ नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है सरकार के ऊपर बर्डन आएगा, सरकार उसको स्टोर करके बेचती भी तो है। बट ये है कि 2000 रुपए का जो 2500 रुपए जो अभी क्विंटल का भाव चल रहा है गेहूं का, वो आगे बढ़ के कितना हो जाएगा, उसमें भी 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो भी 3-4 हजार पे चला जाएगा। तो जो गरीब देश हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते खाना, जहां पर WTO इन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है ना, ट्रेड को मेंटेन करता है, तो वहां पर भुखमरी आ जाएगी, वहां पर प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो WTO तो कहता है कि जो एग्रीकल्चरल जो चीजें होती है उसमें C2 प्लस 5% दिया करो, ताकि उसकी फसल अगर ना भी बिके प्राइवेट मार्केट में। देखो दो चीजें होती हैं, जब किसान अपना गेहूं, अपना अनाज बेचने जाता है ना, तो दो ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो प्राइवेट बेच दे, जैसे मैंने गेहूं उगाए, मैं किसी को प्राइवेटली बेच देता हूं, तो चाहे मुझे 2500 दे, 5000 दे, वो उसकी मर्जी है। एक होता है कि सरकार उसको कम से कम कितने में खरीदेगी, MSP पे खरीदेगी, ताकि अगर किसी साल ज्यादा सभी लोगों ने गेहूं उगा दिया और किसी किसान का बिका ही नहीं तो नुकसान हो जाएगा ना, तो वो कम से कम उतने मिनिमम प्राइस पर बेच सकता है। और सरकार उसको कितना करती है, फिक्स रखती है, अलग अलग फसलों के लिए, समझ गए, अलग अलग क्रॉप्स के लिए वो फिक्स होता है। तो मैटर क्या था समझना उस समय, आज से 1-1.5 साल पहले, कि सरकार कह रही थी कि हम तुम्हें इतना देंगे, WTO कहता था नहीं नहीं ऐसा ही दो, वरना तो इंटरनेशनल मार्केट में दिक्कतें हो जाएंगी। और ये कह रहा था, MSP की जो रिपोर्ट आई थी MS स्वामीनाथन जी की, उन स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में कहा गया C2 प्लस 50, तो किसान C2 प्लस 50 मांगने के लिए कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। और जब दिल्ली पहुंच गए तो उनको बॉर्डर पे रोक दिया गया, और उसके बाद तुम जानते हो 700-800 किसानों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और बहुत सारे हंगामे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब बात ये निकल के आएगी क्यों नहीं देना चाहिए। तो क्यों नहीं देना चाहिए समझ गए, क्योंकि वहां पर दिक्कतें हो जाएंगी। तो क्या देना चाहिए, तो अगर देखा जाए अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो अच्छा है, देना चाहिए, किसानों का अपलिफ्टमेंट होगा, लोग खेती की तरफ जुड़ेंगे, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। आप देखोगे अपने आसपास कि लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है, और हमारा जो यूथ है वो खेती ना करके वो शहरों की तरफ भाग रहा है, और वहां से अर्बनाइजेशन हो रहा है, बेसिकली रूरल एरिया से भाग रहे हैं लोग, और ये खेती बाड़ी नहीं करना चाहते, और ये जमीनें कंपनीज को बेच रहे हैं, बेसिकली खाली पड़ी हैं। तो आगे चल के फूड क्राइसिस हो जाएगा भारत में। तो सरकार को इनको मोटिवेट करना चाहिए, कि ये इंडस्ट्री भी साथ साथ ग्रो करती रहे, समझ गए। और हमारी जो GDP है उसका 60 to 70% तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है, पता है ना, प्राइमरी जो आपके प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट होते हैं उसी के ऊपर हमारी GDP डिपेंड करती है, समझ गए। तो सिंपल सा याद रखना। ठीक है, तो ये होता है MSP का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके ऊपर डिस्प्यूट चला रहता है। अब बात ये निकल के आई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लगभग 14 की जो खरीफ की फसल होती है उनका जो MSP है वो क्या कर दिया, इस बार फिक्स कर दिया है, और जो रागी और ज्वार है उसको बढ़ा दिया है। तो सब नहीं रटने होते हमें बेसिकली, हाँ न्यूज में है, ठीक है, तो हमें कुछ कुछ पता होना चाहिए कि MSP क्या होता है, ये चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे ज्वार का जो रेट था वो उन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया, 3371 से 3699 रुपीज कर दिए। तो थोड़ा थोड़ा याद रखना, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किस में हुआ है, तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, सिंपल याद रखना, आपका रागी में 13% इंक्रीमेंट है। और सबसे कम अगर पूछे तो याद रखना सबसे कम और सबसे हाईएस्ट याद करके छोड़ देना। सबसे कम हुआ है इसमें किसमें, मूंग की दाल में, ठीक है, 0.99% का इंक्रीमेंट हुआ है जस्ट। ठीक है, करता कौन है, तो वो 2-4 बातें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कौन इसको चेयर करता है, तो नरेंद्र मोदी जी जो कमेटी होती है इसको चेयर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कौन कौन होता है, देखो, Government has increased the MSP for the kharif crops for the marketing season 2025-2026 to ensure, ठीक है, वही सब बातें कि उनकी जो फसल है उसके रेट बढ़ा दिए गए। ठीक है, और ये करता कौन है, करने वाला कौन है, तो उसका नाम याद रखना, आपका करने वाली जो एजेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कहाँ चला गया,
ओके, करने वाला कौन है? तो सिंपल याद रखना, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इसको क्या करती है, रेट को डिसाइड करती है। ठीक है, तो एक होता है एमएसपी, एक होता है, अच्छा कितनी फसलों को मिलता है ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है। तो टोटल कितनी फसलों को दिया जाता है? 22+1, ठीक है, 23 फसलों को दिया जाता है। एक कौन है? तो वो है आपका गन्ना, शुगर केन। ठीक है, और शुगर केन किसी भी सीजन में उगाई जा सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आप सभी के नाम नहीं रट रहे, बेसिकली मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि वो चीजें याद नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका रागी क्या, आपकी जो खरीफ की फसल क्या होती है, और आपका जो जायद क्या होता है, और राबी क्या होती है। तो याद रखना 3 तरह की फसलें होती हैं और तीनों को रट्टे नहीं मारने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप सब समझ जाओगे। देखो, एक होता है खरीफ, एक होता है राबी, एक होता है जायद। तो मैंने कहा एक कौन सा होता है? खरीफ। तो जो खरीफ होती है ना वो कब उगाई जाती है? तो अभी जस्ट हम उगाएंगे कब? जुलाई, ठीक है, और अगस्त के अंदर, यानी कि जब बारिश का मौसम शुरू होता है, सावन शुरू होता है, तो ये उगाई जाती है। और उसके बाद इसको लगभग सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, ठीक है, या नवंबर तक चली जाती है मैक्सिमम। और उसके बाद जो आपकी राबी की फसल होती है उसको कब बोया जाता है? तो उसको हम बोते हैं लगभग अक्टूबर नवंबर में उसको बोया जाता है, और उसको हम काट कब लेते हैं? तो मार्च और अप्रैल के अंदर उसको काट लेते हैं। ठीक है, और फिर जो आपकी जायद होती है ना उसको हम कब लगाते हैं? तो उसको लगाया जाता है, याद रखना, आपके मई और जून में उसको लगाया जाता है। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पड़ रही होती है? गर्मी पड़ रही होती है, याद करने का तरीका। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी है, तो मुझे क्या चाहिए? गर्मी से बचने के लिए पानी चाहिए। तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट उगाए जाते हैं जहाँ पानी की पूर्ति करते हो, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, है ना, वाटरमेलन, ये सब उगाए जाते हैं ताकि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति बनी रहे। तो इसमें वो सब होती है। ठीक है, और इसके अंदर देखो खरीफ, खरीफ कब लोग उगा रहे हो? जुलाई और अगस्त, यानी कि तुम्हें खाना कब है? उसे सर्दियों में। तो इसमें वो चीजें उगाई जाती हैं जो सर्दियों में खाने लायक होती हैं, गर्म होती हैं, जैसे लहसुन हो गया, ठीक है, जैसे आपका मूंगफली हो गया, ठीक है, ये सब चीजें कब उगाई जाती हैं? खरीफ के अंदर। जैसे कॉटन हो गया, क्योंकि उससे क्या बनाते हो? कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, रजाई वगैरह बनती है, ठीक है, तो उस समय की फसलें होती हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, राबी, राबी कब होता है? तो देखो यहाँ पर सर्दी पड़ रही होती है, ठीक है, तो सर्दियों में इसको उगाया जाता है, और जब गर्मी स्टार्ट होती है तो इसको काट लेते हैं। तो यहाँ राबी में उगने वाली फसलें कब खाओगे? जब गर्मियां आ जाएंगी, और गर्मियों में तुम्हें क्या चाहिए? जिससे शरीर में ठंडक बनी रहे। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट कौन से होंगे? राबी के, जिससे तुम्हारे शरीर को गर्मी चाहिए, जैसे तिल हो गया, सर्दियों में खाते हो, वो किसकी होगी? खरीफ की फसल होगी। और वो रैंडमली कभी तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में कोई एक फसल उगती होगी तो नहीं पूछने वाला तुम्हें नेशनल लेवल के एग्जाम में। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ध्यान रखना, जैसे राइस, जूट, कॉटन, मेज, टोबैको, सोयाबीन, शुगर केन, ये सब क्या है? खरीफ है। व्हीट, पी, ग्राम, है ना, चने वगैरह, वो सब क्या है तुम्हारे? मस्टर्ड, ठीक है, ये सारे क्या है? राबी हैं। और उसके बाद राइस, राइस याद रखना तीनों में उगाया जाता है। ठीक है, मेज, पंपकिन, कोकुम्बर, मूंग दाल, ठीक है, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब क्या है? आपके जायद की फसलें होती हैं। ठीक है, सिंपल सा याद करके छोड़ देना। चलते हैं नेक्स्ट। IIP growth at 8 months low of 2.7% in the April। देखो ये वाली न्यूज हर महीने आती रहती है ना, हर महीने हम क्या करते हैं देखो, और ये एक ऐसा टॉपिक है आपसे आ सकता है ना, कई बार आया हुआ है, बेसिकली आपसे पूछ लेगा कि अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में प्रोडक्शन जो होता है ना, कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में प्रोडक्शन हो रहा हो, उस प्रोडक्शन को कैसे मापते हैं, कौन उसको कितना बढ़ा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री का रोल सबसे ज्यादा है, उसके लिए हम क्या करते हैं? IIP का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब IIP का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? तो सिंपल सा याद रखना, इसमें हम ये बताते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बताता है कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। जैसे अगर मैं पूरे इंडस्ट्रीज को 100% डिसाइड कर देता हूं, है ना, तो 100% में लगभग 40% पैसा कहां से जनरेट हो रहा है? 8 कोर इंडस्ट्रीज से। तो याद रखना 8 कोर इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरी भारत की इंडस्ट्रीज डिपेंड होती हैं। ठीक है, उनके बिना बाकी की इंडस्ट्रीज का चलना पॉसिबल नहीं है, और उन कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर मैक्सिमम 40% भारत का क्या होता है? पैसा उससे निकल के आता है। समझ गए? तो वो 8 कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन हर महीने रिपोर्ट आती है, तुम्हें हर महीने का रटना नहीं होता है, क्योंकि जनवरी
से दिसंबर तक तुम हर महीने ऊपर नीचे करते रहोगे, कभी पॉइंट बढ़ रहा है कभी पॉइंट घट रहा है, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें ये पता होना चाहिए होता क्या है। तो ये न्यूज लगभग मैं हर महीने डिस्कस करता हूं, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, ठीक है। तो होता क्या है, इसको पब्लिश कौन करता है, तो सिंपल याद रखना, 2-4 फैक्चुअल डाटा है, ठीक है। द IIP इज पब्लिश्ड बाय, वो तुम्हें याद रखने हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है, NSO, 1952 के आसपास बना होता है, ठीक है। ये इसको पब्लिश करता है, जो कि किसका पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम का पार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसका जो बेस ईयर है वो कौन सा होता है, 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है। ये फैक्चुअल डाटा याद रखना, ठीक है। दिस बेस ईयर वाज अडॉप्टेड टू रिफ्लेक्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ICI मेजर्स द कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन इन सेलेक्टेड 8 कोर इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो याद रखना ये 8 उसकी कोर इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है। और हमेशा बस ये 5 बातें ही पढ़नी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस बार क्या हो गया, स्लो हो गया, कितना 0.2% उसमें श्रेंक देखने को मिला है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। तो देखो आज अगर आप लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक आज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, किसकी, महाराणा प्रताप की। और याद रखना इसमें कॉन्फ्लिक्ट है ना। कुछ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज मनाते हैं, किसी ने 9 मई को मना लिया था पहले, ठीक है। तो उसमें नहीं जाना है। हाँ, आज हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या मनाई जाती है, महाराणा प्रताप जयंती। और महाराणा प्रताप के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि वो कहाँ के राजा थे, तो मेवाड़ के, है ना। किससे लड़ाई रहती थी उनकी, अकबर से। और आपने सुना होगा अकबर ने तो उनको ये तक ऑफर दे दिया था कि आप मेरे यहाँ कमांडर बन जाइए, मैं आपको आधा भारत दे दूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी उनके रूल को स्वीकार नहीं किया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो हमेशा अपने लोगों के राइट के लिए लड़ते रहे ना। वो घास की रोटियां खाकर जिंदा रहे, लेकिन कभी किसी के पास नहीं गए, आपके जो अकबर या जो मुगल राजा थे उनके पास नहीं गए। तो इनके बीच एक बहुत ही फेमस बैटल हुई थी, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, खासकर आपके एलेट वगैरह में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कौन सी लड़ाई थी वो, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब फॉट की गई थी, तो याद रखना कब लड़ी गई थी, 1576 में। किस किस के बीच में थी, तो याद रखना एक तरफ था अकबर और दूसरी तरफ कौन था, महाराणा प्रताप। लेकिन याद रखना महाराणा प्रताप का जो खौफ था वो इतना था कि अकबर कभी उनका सामना नहीं करता था। अकबर हमेशा लड़ने के लिए किसको भेजता था, राजपूत राजाओं को। आप जानते होंगे इस बात को ना। और वही अफगानिस्तान तक लड़कर आते थे, लूट कर लाते थे, और उसके बाद वो सब पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता था। इसीलिए तुमने पढ़ा होगा जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय इंदिरा गांधी, कुछ लोगों का कहना है हुआ था, कुछ कहते नहीं हुआ है ना। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा हुआ था। वहां से क्या निकाला गया था, खजाना, जो उन्होंने लूट कर यहाँ पर जयगढ़ के किले में रखा होता है, ठीक है। तो वो सब बातें भी हमने कभी ना कभी आप लोगों ने भी सुनी होंगी, ठीक है। तो लड़ाई उस समय कौन कर रहा था, मेरा टॉपिक कौन सा है, तो अकबर। दूसरी तरफ कौन है, महाराणा प्रताप। लेकिन अकबर लड़ाई में नहीं होता है तो कौन होता है, तो याद रखना मानसिंह, जो कि जयपुर के राजस्थान के राजा थे, मानसिंह लड़ रहे होते हैं। इधर से कौन है, महाराणा प्रताप। लेकिन याद रखना ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन इसके साथ मुस्लिम के लिए कौन लड़ रहा है, हिंदू लड़ रहा है। तो यहाँ भी इस हिंदू के साथ एक मुस्लिम कमांडर था। मुझे कमेंट करके बताना कि क्या नाम था उस कमांडर का, जो महाराणा प्रताप के कमांडर थे और एक मुसलमान थे। तो याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं, जब आपने ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा था तब भी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भारत में लड़ाई कभी भी धर्म की हमने नहीं लड़ी है। वो सब ब्रिटिशर्स का या उन लोगों की चालबाजी थी कि उन्होंने हमें धर्म के नाम पे लड़वाया, चाहे वो बंगाल स्प्लिट में हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो, चाहे उससे पहले रिवोल्ट हुई हो 1857, चाहे उसके बाद अंग्रेजों ने जो भी चालें चली हो, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाई किस बात की है, तो लड़ाई किस बात की है, गद्दी की है ना। इधर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उधर भी हिंदू भी है, मुसलमान भी है। यही हमने ऑपरेशन सिंदूर में मैसेज दिया था कि तुम हमें धर्म के नाम पर नहीं लड़ा सकते हो, समझ गए। तो सिंपल सा याद रखना, जीता कौन था, तो मानसिंह इसमें जीत जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखना, कब होती है, 1576 के अंदर। और जो महाराणा प्रताप था उसके घोड़े का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और उनके हाथी का नाम पूछ लिया जाता है। तो उनके घोड़े का नाम क्या था, याद रखना, चेतक, है ना, चेतक। और उनके हाथी का नाम क्या था, तो याद रखना उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था, राम प्रसाद। लेकिन जब अकबर उनकी डेथ हो जाती है तो अकबर उनके हाथी को पकड़ ले जाता है और अकबर के ले जाने के बाद उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। चलो बताना मुझे कि उनके हाथी का नाम अकबर क्या रख देता है, ठीक है। राम प्रसाद से बदलकर कौन सा नाम रख दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो आज उनकी क्या है, बर्थ एनिवर्सरी, तो हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है। चलते नेक्स्ट।
हैदराबाद टीनेजर बिकम्स यंगेस्ट इंडियन टू फिनिश 7 समिट्स चैलेंज। देखो दुनिया में आपने पढ़ा होगा हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया तो आपने पढ़ा होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, है ना, 8611 मीटर। अगर आपसे कहे हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय दैट इज कंप्लीटली लोकेटेड इन इंडिया, कल ही हमने पढ़ा था कंचनजंगा, 8586 मीटर की हाइट है उसकी। लेकिन अगर मैं कहूँ दुनिया के 7 सबसे बड़े जो हाईएस्ट पॉइंट है 7 समिट्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके ऊपर चढ़ने वाला सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन बन गया, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखना कौन है वो, तो उसका नाम याद रखना विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती, ठीक है। तो जो आपके विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती हैं वो यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं जो कि 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना कितने साल के हैं, तो याद रखना 16 साल के हैं वो, ठीक है, और उन्होंने इसको अचीव कर लिया है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। और कौन कौन से 7 समिट्स होते हैं, तो याद रखना जैसे एशिया का कौन सा है, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का ही सबसे ऊंचा है। उसके बाद आपसे अगर पूछे साउथ अमेरिका का, तो याद रखना एकांकागुआ जो कि 6962 मीटर, हालांकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब एक बार पढ़ लेते हैं। माउंट मैकिनले किसका है, तो याद रखना इसको देनाली भी कहते हैं, 6190 मीटर नॉर्थ अमेरिका। अगर पूछे अफ्रीका की हाईएस्ट पीक तो किलिमंजारो, ठीक है। अगर पूछे यूरोप की हाईएस्ट पीक तो माउंट एल्ब्रूस याद रखना। अगर पूछे अंटार्कटिका तो माउंट विंसन हाईएस्ट पीक है। और अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया की तो माउंट कोशियोस्को इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये सिंपल सा ध्यान रखना, इन्हें हम क्या कहते हैं, 7 समिट्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलते नेक्स्ट। हाँ, लेकिन आप लोगों को इंडियन जो हाईएस्ट पीक है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे आपसे पूछेगा हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, तो क्या है आपकी अरावली की हाईएस्ट पीक, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर उसकी हाईएस्ट पीक है जो कि कहाँ पर बनी हुई है, तो याद रखना आपके कहाँ पर बनी हुई है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछ लेगा कि बताओ विंध्याचल की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो विंध्याचल की कौन सी है, तो याद रखना गुडविल पीक। कौन सी है, गुडविल पीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है सद्भावना शिखर, जो कि 752 मीटर की हाइट पर बनी हुई है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ लेगा वेस्टर्न घाट की कौन सी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से बच गए, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक, वेस्टर्न घाट की एंड ईस्टर्न घाट की, इन तीनों की हाईएस्ट पीक क्या है, क्या नाम है और उनकी हाइट कितनी है। कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा देखते हैं कौन बताता है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये वाली न्यूज़ मैंने इसलिए उठा ली क्योंकि एनवायरनमेंट से लिंक कर रही थी और द हिंदू में आई थी, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस रैंडमली आ जाते हैं तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो देखो है क्या, धोले टेरिटरी, बेसिकली इनको कहा जाता है एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स, है ना, एशियाई जंगली कुत्ते हैं बेसिकली ये, ठीक है। इनको धोलाज भी कहते हैं, ठीक है। इन देयर स्पेशली डिजाइंड एनक्लोजर एट द इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इन विशाखापट्टनम ऑन वर्ल्ड धोलेज डे। तो याद रखना कौन सा डे बनाया जाता है, वर्ल्ड धोलेज डे बनाया जाता है। और ये क्या है, एशियाटिक डॉग्स है बेसिकली। तो वन लाइनर में इसको आप पढ़कर छोड़ सकते हो, ठीक है। द पार्क करंटली हाउसेस द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द धोलेज इन इंडिया, ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे नेशनल पार्क से कि बताओ सबसे ज्यादा एशियाई जो आपके एशियाटिक लॉइन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना गिर नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में, जहाँ पर हमारी 6th समिट हुई थी किसकी, 7 समिट हुई थी किसकी, और नेशनल वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की समिट हुई थी जिसको मोदी जी ने एड्रेस किया था पिछले महीने, ठीक है। तो सिमिलरली वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा एशियाटिक लॉइन मिलते हैं, यहाँ पर एशियाटिक डॉग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वन लाइनर में एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ से आप इसको पढ़ सकते हो। चलो जब बात आई गई है तो मुझे कमेंट करके बताना एशियाटिक डंकी कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, एशियाई गधे कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, कौन से नेशनल पार्क में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नर्डल स्पिल इज अ वेकअप कॉल एक्सपर्ट। देखो हुआ क्या, समझना सिंपल सा समझना, टीनी प्लास्टिक पैलेट्स मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको कहा जाता है पैलेट्स, फाउंड ऑन द बीचेस इन द तिरुवनंतपुरम फॉलोइंग द सिंकिंग ऑफ द कंटेनर वेसल MSC ELSA-3 could have serious implications for the marine and the coastal ecosystem and the human born
experts. While not inherently toxic, the pellets remain a dangerous pollutant. Their short and long-term impacts include habitat contamination and their breaking down into micro and nanoplastics and entering the food chain. देखो होता क्या समझना, कल जब सुबह लोगों ने देखा, ठीक है, आज नहीं कल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर रात को 10 बजे से पहले ही छपते हैं, ठीक है, तो कल देखा गया कोस्टल लाइन के ऊपर, बेसिकली कोस्टल लाइन के ऊपर, कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में छोटे छोटे टुकड़े, याद रखना ये बर्फ नहीं है ना, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा इश्यू है ना, इससे हमें रिजोल्व करना चाहिए जल्दी जल्दी, वरना इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर कोई जो शिप था वो गलती से उसका कंटेनर सिंक कर गया और उसके अंदर से माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं ना, छोटे छोटे प्लास्टिक के पैलेट्स, वो निकल गए। और जब समुद्र के अंदर जब हवाएं चलती हैं, जब वो लहरें उठती हैं तो बाहर आता है पानी, तो उसके साथ साथ ये रोड के ऊपर आकर गिर गए। अब सोचो इतने छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये प्लास्टिक के छोटे छोटे बंडल बने हुए हैं। याद रखना इनसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ना, कभी भी एक इकट्ठा प्लास्टिक नहीं आता है, हमेशा प्लास्टिक के छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं, फिर उनको दोबारा से मोल्ड वगैरह करके उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो हालांकि ये डेंजरस नहीं है, इनका कोई इनके अंदर कोई ऐसा हार्मफुल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जब ये वहाँ गया होगा तो सोचो वहाँ मैरीन लाइफ भी डिस्टर्ब हुई होगी ना। एक तरफ आप बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात करते हो, एक तरफ आप इन जीवों को बचाने की बात करते हो, मैरीन लाइफ की बात करते हो, और दूसरी तरफ ऐसे ये तो हमारे सामने आ गया। सोचो कितने कंटेनर ऐसे होते होंगे जो बीच समुद्र में पलट जाते होंगे और हमें पता ही नहीं चलता होगा, और वहां पर जो छोटे छोटे जो जीव हैं, मछलियां हैं, वो उनको खा लेते होंगे, ठीक है, कंटामिनेशन हो गया, और बाद में जो मछुआरे उन मछलियों को पकड़ कर ले आए और तुमने भी उसको काट के खा लिया, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्थ के ऊपर भी तो इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सी फूड, याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड सी फूड है ना। तुम बहुत अच्छी जगह पर पैदा हुए हो कि तुम्हें सी फूड वगैरह नहीं खाना पड़ रहा है। जो कोस्टल एरियाज हैं, मतलब पसंद की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पर वो लोग सबसे ज्यादा सी फूड ही कंज्यूम करते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है सी फूड का, तो याद रखना चाइना करता है। और चाइना ना करे, भारत पहले नंबर पे आ जाए, तो इंडिया उसके लिए क्या करता है, एक स्कीम भी ला रखा है, कौन सा, MSY, मत्स्य संपदा योजना 2020 में आई थी, ठीक है, तो वो भी हमने चला रखी है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है। कौन सा कंटेनर पलटा था, सिंपल वन लाइनर में याद रखना, MSCELSA3, ठीक है। अब याद रखना इसका जो बेसिकली इसमें होने वाला कंटामिनेशन किसको, देखो माइक्रो प्लास्टिक जो होता है ना, इसको डिस्कस करने का एक रीजन ये भी है, जो माइक्रो प्लास्टिक होता है ना वो इतना ज्यादा पहुंच चुका है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्योर अगर किसी चीज को माना जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं कि माँ का दूध ही पीना चाहिए। लेकिन अभी कुछ सैंपल्स लिए गए थे, उसमें रिपोर्ट आई थी WHO की कि जो मदर्स मिल्क होता है उसके अंदर भी, है ना, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी क्या थे, माइक्रो प्लास्टिक्स पहुंच चुके हैं। अब सोचो कि वो बच्चा जिसको प्योरेस्ट फॉर्म में वो चीज मिलती थी, वो उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक आ गया है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। भारत ने टारगेट बनाया था 2022 तक जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर देंगे, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, समझ गए। तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और कैसा प्लास्टिक है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, जो कि इजीली डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी 2-4 न्यूज आ गई तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा MSY रोड सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसको हटा देंगे, लेकिन तुम रोड से तो हटा दोगे, पानी से कैसे हटाओगे, है ना। तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ये 2-4 न्यूज़ और बनेंगी तो ये एग्जाम में आने लायक बन जाएगी दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट है ए केस ऑफ प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक एंड इनोवेटिव एजुकेशन। देखो एजुकेशन के ऊपर इतने पैसे जाते हैं, इतने आर्टिकल्स आते हैं, और घुमा फिरा के आपको 4-5 बातें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो देखो किसी भी देश के, है ना, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे को शिक्षा जरूर आनी चाहिए, और बच्चे को शिक्षा देने का काम कौन करेगा, स्टेट करेगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा DPSP का, पहले वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम इस पे आएंगे क्या कहना चाह रहा है। DPSP का एक आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 45, जो कहता है 0 to 14 ईयर तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगा स्टेट। बट आपको पता है कि DPSP में लिखी हुई बातें फोर्सेबल नहीं होती हैं, स्टेट चाहे तो करे चाहे तो ना करे। तो मान लो अगर स्टेट ने नहीं पढ़ाया तो बच्चा तो अनपढ़ रह जाएगा, तो देश अनपढ़ रह जाएगा। तो कहा गया इसको हटाया जाए, तो हुआ क्या, इसको हटाकर याद रखना बाय
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 इसको क्या किया गया, दो पार्ट में तोड़ दिया गया। एक 0 to 6 ईयर के बच्चे की एजुकेशन कहाँ डाल दी, DPSP में, यानी कि किस में रखा उसको, आर्टिकल 45 में रखा, क्योंकि 6 साल तक का बच्चा उठना बैठना खाना पीना ही सीखता है। और 6 to 14 ईयर तक के बच्चे के एजुकेशन को कहाँ डाल दिया गया, तो इसको डाल दिया आर्टिकल 21 के ए में, जो कि फंडामेंटल राइट है। तब अगर उस बच्चे को शिक्षा नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो जाएगा। और फिर उस बच्चे को स्कूल के गेट तक कौन ले जाएगा, तो उसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया। तो इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आर्टिकल 51 के ए में जोड़ दिया कि उसके पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उस बच्चे को कहाँ पहुँचाया जाए, स्कूल में पहुँचाया जाए। तो 3 जगह पर बेसिकली हमारे यहाँ एजुकेशन लिखी हुई है। लेकिन अब मैं इस आर्टिकल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, है ना, तो उधर जब मैं बढ़ता हूं तो बीच में एक चीज आती है, मुझे उससे क्रॉस करना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रथम। अगर प्रथम पढ़ोगे तभी वो समझ पाओगे। प्रथम बेसिकली एक एनजीओ है, और ये जो एनजीओ है ये दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। ये हर साल एक रिपोर्ट बनाता है, और ये 2005 से काम कर रहा है। कब से, 2005 से। इसकी रिपोर्ट को ASER कहते हैं, ठीक है, एनुअल जो स्टेटमेंट होती है एजुकेशन रिपोर्ट की, वो बनाता है। क्या कहता है ये कि भारत में, इसने लास्ट टाइम कहा था, ये बताता है कि कितने परसेंटेज बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी, कितने परसेंटेज बच्चे इस क्लास से उस क्लास में ट्रांसफर हुए, एनरोलमेंट हुए, है ना, उन सब के बारे में बताता है। तो इसने बताया कि 60 to 70% भारत में ऐसे बच्चे हैं जिनको 3 डिजिट की यूनिट को डिवाइडेशन नहीं आता, अगर वो 12वीं क्लास पास कर चुके हैं। तो सोचो क्या हालात है हमारे यहाँ पे। प्रैक्टिकलिटी तो कुछ है ही नहीं, बस रट्टा मार दिया बच्चा पास हो गया। तो हमारे यहाँ पर जो चैलेंज है ना सबसे ज्यादा एजुकेशन में, वो यही है कि वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है लोगों के पास। पढ़ सब लिए हैं, लिख सब लिए हैं। कोरोना में तो यहाँ तक याद रखना, तुम में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, चलो मुझे कमेंट करके बताना, जो 10th और 12th क्लास में थे उस समय, ठीक थे, कौन ईमानदारी से बताता है ना, उनके 100% नंबर आ रहे हैं। मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है 100% नंबर आ रहा है? मतलब या तो रट्टाफिकेशन का काम है, हालांकि कोरोना के अंदर तो सबको बांट दिए गए थे, वरना मिस्टेक तो हो ही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है उसमें वही चीज चली आ रही है। वही टीचर आता है, वही 4 बातें बाँच देता है, चला जाता है, आपने देखा होगा, है ना, लेकिन उसके अंदर नया कुछ है ही नहीं। और जब तक उसमें नया नहीं होगा, नया पूछा नहीं जाएगा, नया बनाया नहीं जाएगा, तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा हो, चाहे वो आपके कोरोना की बात कर रहा हो, कि उस समय भी टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ जूम मीटिंग तक रह गई, कि जूम मीटिंग पे हो गया। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे देख पा रहे हो, है ना, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, लेकिन वहां पर अगर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, वही घिसी पिटी चीजें तुम पढ़े जा रहे हो, कुछ नया ही नहीं सीख रहे हो, तो कोई इनोवेशन तो होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हमारी एजुकेशन जो है वो इसमें लैक करती है, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, है ना, हमें उस इनोवेशन का अच्छे से बेटर उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें होना चाहिए, समझ गए? वही सब इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वही स्कूलों में बच्चों को आज भी किताब पकड़ा देते हैं कि वो पढ़ रहा है, रट्टाफिकेशन करके रट्टा मार के पास हो गया, लेकिन जैसे बाहर निकला, कॉलेज में पहुंचा, उसको कुछ आता ही नहीं है, उसने जैसे तैसे करके किताबें रट के पास हो गए। सभी का यही हाल है। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए उसको इसमें डिस्कस किया गया है, समझ गए? चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करता हो, जिसके अंदर इज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म डिजाइन्ड फॉर द फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम बाय फोस्टरिंग इनोवेशन, स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन एंड एनहांसिंग स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू ए वाइड एरे ऑफ द इनिशिएटिव्स। चाहे उसके अंदर आपने पढ़ा होगा अटल टिंकरिंग लैब की बात कर ले, लास्ट ईयर इसीलिए तो लाए थे हम अटल लैब्स को, है ना, अटल टिंकरिंग ATL इसलिए तो लाया गया था कि बच्चों को किस पे ध्यान दिया जाए, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज उनको सिखाया जाए, ना कि उनको रट्टाफिकेशन कराया जाए, समझ गए? तो हमारे यहाँ पर सबसे है बेटर एम्प्लॉयबिलिटी कैसे आए, कि बच्चा बाहर निकल के कोई एम्प्लॉयबल बने, कुछ काम धंधा करे, है ना। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि रट्टा मार के बैठा है। ग्लोबल कंपटीशन, हम दुनिया में कंपीट ही नहीं कर पा रहे उस लेवल पे। 2-4 बच्चे होते हैं जो वहां प्रेजेंट करते हैं, पूरा भारत तो पीछे का 99% तो पीछे पड़ा हुआ है, समझ गए? आपने बहुत सारे स्कूलों में देखा होगा कि वहां पर टीचर ही नहीं है, एक टीचर वो सबको पढ़ा रहा है ना, वहां पर बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। उसी के अंदर लोगों ने इलीगल उसको कब्जा रखा है, अपनी भैंसें बांध रखी हैं, बहुत से हालात तो ऐसे हो रखे हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, समझ गए? तो एजुकेशन कहाँ है, कैसे कैसे है, कैसे कैसे आपको मिलती है, कौन कौन सी पॉलिसीज बनी हुई है, ठीक है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस लिए आई थी? लड़कियों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। हालांकि हालात ऐसे हैं कि सरकारी स्कूल में बेटी तो नहीं है, लेकिन वहां पे भैंसे जरूर पाल रखी हैं तुमने। ऐसे इंडिया के ग्राउंड लेवल के हालात हैं।
उनसे कैसे निकला जाए वो उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। समझ गए, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले। ठीक है, तो आई थिंक आप कुछ बातें समझ चुके होंगे, जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। सारे डाटा है, एक बार जस्ट पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, द गुड जॉब रेशियो हैज बीन ग्रोइंग फास्ट इन इंडिया, इट इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द रेगुलर वर्कर्स हैज ग्रोन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एग्जामिनिंग द आरबीआईज रेमिटेंसीज सर्वे। देखो अभी क्या हुआ, आरबीआई जो है ना आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, कई बार हमने पढ़ा है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इसको। कौन सा कमीशन था? तो याद रखना, यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे आरबीआई को 1934 में एक एक्ट आया था। उस एक्ट से आरबीआई वाज फॉर्म्ड इन 1935 बाय द एक्ट ऑफ द 1934 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द यंग हिल्टन कमीशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली इट वाज ए कह सकता हूं कि प्राइवेट रेगुलेटिंग बॉडी थी, लेकिन आज के दिन ये क्या मेरा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत का सेंट्रल बैंक बना हुआ है। ठीक है, अब आगे चल के जब अंग्रेज चले गए तो हमने इसका कर लिया था नेशनलाइजेशन। ठीक है, और जब इसका नेशनलाइजेशन कर लिया तो कौन से ईयर में किया था? याद रखना 1949 में। ठीक है, ये पैसे छापता है, ये आपके जो बेसिकली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मेंटेन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी काम करता है, बहुत सारे काम बेसिकली करता है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनिशियली ये प्राइवेट रेगुलेटिंग बॉडी था, बाद में इसको सरकारी बैंक बना दिया गया, यानी कि क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, बना कब था? 1935 में। इसके आज के दिन कौन है गवर्नर? तो देखते हैं कौन बताता है, बताना कमेंट करके, हालांकि बहुत बार पढ़ा है। और पहले कौन थे सबसे पहले? तो ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई 1935 से 37। पहले इसका हेडक्वार्टर होता था कोलकाता में, फिर बाद में इसका 1937 में हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया कहाँ पे? मुंबई में। ये फैक्चुअल डाटा याद रखना। अब आते हैं रेमिटेंस क्या होता है, कि कैसे काम करता है रेमिटेंस। तो रेमिटेंस का मतलब होता है कि कितना पैसा भारत से बाहर के लोग भारत में भेज रहे हैं कमाकर, कैसे भी करके, कि डॉलर की फॉर्म में, युआन की फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी भी देश से कितना पैसा भारत में आ रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं। तो अभी एक सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि पहले हम जो रेमिटेंस थे ना, वो सबसे ज्यादा पाते थे किससे? गल्फ कंट्रीज से, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज से, जिसका नाम बेसिकली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से। ठीक है, वो 50% से ज़्यादा होता था, क्योंकि वहाँ पर लो या चीप लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी और यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। आपने सुना होगा कि कोई वहाँ गाड़ी चला रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, तो चीप लेबर के लिए लोग जो थे गल्फ कंट्रीज में भागते थे। लेकिन अब ये जो पैरामीटर्स है ना, ये शिफ्ट हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है किसके लिए? ट्रंप के लिए, यूएसए के लिए, है ना। अब समझना है क्या पूरी कहानी है ना, रिलेट करेंगे हम उसको, तब समझ में आएगा। पहले लोग गल्फ कंट्रीज की तरफ भागते थे, लो इनकम कंट्रीज में कंपेयर टू अमेरिका, कनाडा, और वहां से पैसा भेजते थे, तो हमारी डिपेंडेंसी उस पर थी। अब नया रिपोर्ट आया है कि हमारे यहाँ पर अकेले यूएसए से 27.7% भारत को रेमिटेंस प्राप्त होता है। रेमिटेंस समझ चुकी हो ना, वो यहाँ पे आता है। और यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अगर इन सबको कंबाइन करूं तो 51% के आसपास रेमिटेंस वहां से आ रहा है। और इसने किसको सरपास कर दिया है? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को सरपास कर दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको कह सकता हूं, आपने पढ़ा होगा कि अभी ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फॉरेन बच्चों के जो वीजा थे, स्टूडेंट वीजा, उन पर रोक लगा दिया है। आगे भी वो न्यूज। अब सोचो, उसने फॉरेन जो स्टूडेंट आते थे उनके वीजा पर बैन लगा दिया कि कोई बाहर का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा। क्या हो रहा था? पहले यहाँ के अच्छे पढ़े लिखे बच्चे वहां जाकर जॉब पा रहे थे, या वहां पर बच्चे स्कॉलरशिप लेकर पढ़कर वहीं जॉब पा रहे थे, और वहां का पैसा वो बच्चे यहाँ भेज रहे थे। तो यहाँ रेमिटेंस बढ़ता जा रहा था, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जब फॉरेन पैसा बढ़ता जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी उन देशों को। तो वो चाहते हैं कि अपना पैसा वहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया? कल परसों ट्रंप ने पढ़ा होगा ना, स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया कि यहाँ का पैसा यहीं रहना चाहिए, कोई बाहर का बच्चा आकर यहाँ स्कॉलरशिप लेकर नहीं पढ़ेगा, और यहीं के बच्चे यहीं पढ़ेंगे और यहीं पर जॉब करेंगे, पैसा यहीं की ही रहेगा। और वो बेसिकली कर भी यही रहा, पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो कभी किसी से विड्रॉ कर लेता है, पेरिस एग्रीमेंट से कल पढ़ा था, कभी WHO से, कभी कुछ करता रहता है। ठीक है, इसलिए तुमने सुना होगा उसको लोग प्रेसिडेंट ही नहीं मानते हैं। इज्जत उस पोस्ट की कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी की कोई इज्जत नहीं मार्केट में, आप ये भली बात ही जानते हो। अभी कल परसों हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे ना अमेरिका में, शशि थरूर गया था वहां पे, तो उन्होंने भी वहां पर बोला है ना, मैं देख रहा था एक वीडियो सुबह आज, वो बोल रहे थे कि मैंने बहुत सारे प्रेसिडेंट देखे यूएसए के, है ना, बुश हो गया, ओबामा
हो गया, मैंने कईयों के साथ काम किया, मतलब काफ़ी टाइम से वो MP हैं, लेकिन कहा कि मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा जो अभी देख रहा हूँ, मतलब हम बुराई कर रहे हैं उसको, तो बेसिकली वो कुछ भी किए जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसका इंपैक्ट उस पर क्या पड़ रहा है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो रेमिटेंस वहां से कम हो जाएगा। मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री से रेमिटेंस प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका जस्ट सिंपल सा सर्वे थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये सीधा किसको बढ़ा रहा है, आपके फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा रहा है, ठीक है, ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वहां का कोई हमारे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो FDI होती है, और फॉरेक्स रिजर्व होता है वहां से पैसा उस करेंसी फॉर्म में आता है और हमारे पास उन देशों की करेंसी रिजर्व हो जाती है, उसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। ये रेमिटेंस है, उसको RBI की तरफ से कंक्लूड किया जाता है, ठीक है, सिंपल से याद रखना। और भारत सबसे पहले नंबर पे है, सबसे ज्यादा लगभग $119 बिलियन भारत ने पिछले एक साल में प्राप्त किया है। कहां से, रेमिटेंस के फॉर्म में। तो इंडिया में पहले नंबर पे कौन है दुनिया में, इंडिया, ठीक है, पहले नंबर पे आता है, सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट, जैसे शेयर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा USA से आया हमारे पास, देन UAE से, देन UK से, सऊदी अरब से, ये सब है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आया पैसा रेमिटेंस के फॉर्म में, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सिंपल सा याद रखना, ठीक है। पहले पे कौन है और इधर पहला कौन है, तो US से, उधर महाराष्ट्र। फैक्चुअल डाटा कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, और जब आप मॉक वगैरह देते हो तो आप देखते हो उसके अंदर पैसे जाता है तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिप्टी स्पीकर। देखो स्पीकर होता है, जैसे आज के दिन कौन है, ओम बिरला, और स्पीकर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो रूलिंग पार्टी करती है बेसिकली ना, यही एक रूल चला आ रहा है, ठीक है। तो पहले स्पीकर कौन थे, तो आपने पढ़ा होगा GV मावलंकर। कौन थे पहले स्पीकर, GV मावलंकर, और इन्हीं को क्या कहते हैं, फादर ऑफ लोकसभा, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ लोकसभा भी कहते हैं, पहले स्पीकर ये थे। आज के दिन स्पीकर कौन है, तो याद रखना उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। आज के दिन कौन है, तो आप सभी जानते हैं ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इसका काम होता है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, वहां पे पूरी कार्रवाई को देखता है, उसकी लोकसभा की कार्रवाई को देखता है। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ये आप जानते हो, आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, राज्यसभा वो वहां संभालता है। लेकिन यहाँ पे स्पीकर होता है, लेकिन स्पीकर के नीचे एक पोस्ट होते हैं डिप्टी स्पीकर। बट याद रखना, डिप्टी स्पीकर इज नॉट ए असिस्टेंट ऑफ स्पीकर, उसका असिस्टेंट नहीं है, उसके अलग काम होते हैं। जैसे कोई बिल आया, उस बिल पे कौन डिस्कस करेगा, स्पीकर करेगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया तो उसको हेड कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा, उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। लेकिन अगर इन एनी केस अगर स्पीकर नहीं है तो स्पीकर नहीं है, तो आर्टिकल 180, आर्टिकल 180 में लिखा हुआ है कि स्पीकर की पोस्ट अगर खाली है, स्पीकर की डेथ हो गई, स्पीकर बाहर चला गया, उस केस में स्पीकर की जगह कौन काम करेगा, आपका सॉरी डिप्टी स्पीकर काम करेगा, ठीक है, DS डिप्टी स्पीकर काम करेगा। तो उसका असिस्टेंट नहीं है, उसकी एब्सेंट में वो काम कर सकता है, इतना ध्यान रखना। और मोस्टली क्या होता था पहले, डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन पार्टी से बनाया जाता था, ऐसा लिखा नहीं है कहीं, ऐसा हम करते थे ताकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनी रहे। लेकिन अब तुम हालात देखोगे, पिछले 6 साल से डिप्टी स्पीकर बना ही नहीं है, किसी को बनाया ही नहीं गया है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी में एक लूप होल को दिखाता है। समझ में आ रहा है कि हम उसको, देखो दिक्कत क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है कि अगर उसकी पोस्ट खाली होती है, आर्टिकल 61 आपने पढ़ा होगा इम्पीचमेंट, तो उसको मिनिमम या मस्ट बी फुलफिल्ड इन विद इन 6 मंथ, 6 महीने में होना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का लिखा है एज सून एज पॉसिबल। सिमिलरली स्पीकर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बन जाता है, पहले दूसरे दिन, ठीक है। अगर नहीं है तो उसकी जगह दूसरा बंदा बैठ जाता है जो सबसे एक्सपीरियंस्ड होता है, लेकिन उसको बना देते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर के बारे में लिखा है आर्टिकल 93 में, उसका डिस्कशन होता है और लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल बनाओ। लेकिन एज सून एज पॉसिबल में 6 साल गुजार दिए उन्होंने, बनाया ही नहीं, समझ के, तो एक लूप होल को दिखाता है। इसीलिए इसमें एक आर्टिकल डिस्कस किया गया है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिप्टी स्पीकर, भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो 93 में लिखा है कि होना चाहिए, आर्टिकल 180 में लिखा है कि अगर स्पीकर को कुछ हो गया तो उसके एब्सेंट में वो काम करेगा ना, वो एक्टिंग स्पीकर का काम करेगा। जैसे वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है जो प्रेसिडेंट नहीं होता है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये क्या है,
बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, समझ गए। कन्वेंशनली द पोजीशन ऑफ द स्पीकर गोज टू द रूलिंग पार्टी। देयर हैज बीन एन इनफॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग द डिप्टी स्पीकर पोस्ट टू मेंबर ऑफ द अपोजिशन। द एसेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस इज टू डेवलप हार्मोनी बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी। वही सब बातें हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसकी स्मूथनेस बनी रहे और कुछ नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपॉइंट ए डिप्टी स्पीकर इन द 17th लोकसभा, ना ही उन्होंने इस बार 18th लोकसभा में उसको अपॉइंट किया, ठीक है। और नहीं किया तो हमारी डेमोक्रेसी की सफलता नहीं है, वो विफलता है बेसिकली, है ना, फेल्ड डेमोक्रेसी को हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, यूएस एम्बेसी कंसुलेट्स पोज न्यू स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट। ये जस्ट अभी मैंने पहले डिस्कस किया कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने स्टूडेंट वीजा पे रोक लगा दी है कि कोई भी बच्चा वहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा पाएगा। और बेसिकली वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ का बच्चा वहीं पढ़े और वहाँ की जो वहीं का बच्चा पाए, क्योंकि तुम देखोगे कि बहुत सारे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आपकी बेसिकली कोई भी कंपनी लगा लो, गूगल लगा लो, सुंदर पिचाई जी, है ना, हर कहीं में कोई ना कोई इंडियन बैठा मिलेगा और वहाँ का पैसा कहीं ना कहीं भारत आ रहा होगा। तो सिमिलरली बस वही बातें हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, जैसे H1B1 वीजा होता है ना, टूरिस्ट वीजा, सिमिलरली स्टूडेंट वीजा को खत्म कर दिया। अब ट्रम्प साहब आगे क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, हम उसको इन फ्यूचर देखते रहेंगे, समझ गए। बस ट्रंप के कारनामों में एक कारनामा और जोड़ लेना, आज ट्रंप ने किया नया कारनामा, ठीक है, ऐसे ट्रंप साहब सॉरी है ना, ऐसे पढ़ लेना, ठीक है, समझ गए। According to the American embassy sources, the U.S. mission to India issued more student visas over the last 5 years compared to 2018, 19, 20. When the combined number was less than 1 लाख स्टूडेंट वीजाज, ए टोटल ऑफ 1,15,115, ठीक है, सिंपल सा याद रखना, उनको रोक दिया गया और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों किया जा रहा है, वो आप जानते हो, सिंपल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, गोल्डन ईयर्स ऑफ द जॉयफुल हार्ट्स, ठीक है। तो आज मोदी जी कहाँ पहुंच गए हैं या मोदी जी कहाँ पहुंचने वाले हैं, तो याद रखना सिक्किम। और सिक्किम जो है, याद रखना, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, माउंट कंचनजंगा वाली न्यूज़ थी, है ना, कि जो आपका सिक्किम है बेसिकली किसका पार्ट हुआ करता था, वहाँ पे चोंग्याल डायनेस्टी रूल करती थी और वहाँ के लोग जो थे वो चाहते थे कि हम किस में आना चाहते हैं, तो वो चाहते थे हम आना चाहते हैं भारत में। और आपको पता है भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 कहता है कि आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं, लेकिन मर्जी से जा नहीं सकते, मर्जी पर किसकी रहेगी, पार्लियामेंट की, जाने में आ सकते हो। तो इन्होंने कहा भारत में आना चाहते हैं, वोटिंग कराई गई तो 97% लोग बोले कि हम तो भारत में आना चाहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उनको भारत में ऐड ऑन कर दिया गया, वो तिब्बत का पार्ट था, चाइना का पार्ट था बेसिकली, लेकिन वो भारत में आ गए। तो जब हमने इसको ऐड किया तो याद रखना 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम वाज एडेड एज एसोसिएट स्टेट। सिक्किम को हमने एसोसिएट स्टेट बनाया था, लेकिन हमारे पास एसोसिएट स्टेट नाम की कोई चीज नहीं है। हमने आर्टिकल 1 में लिख रखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, और उसके अंदर हमने यूटी बना रखा है, स्टेट्स बना रखे हैं और एक्वायर्ड रीजन बना रखा है। तो हमने इसको फिर चेंज किया और याद रखना बाय 36th Constitutional Amendment 1975, सिक्किम was added as a स्टेट ऑफ इंडिया। और भारत का कौन सा स्टेट बना था सिक्किम, तो याद रखना भारत का 22वां स्टेट बना था, ठीक है। और आज के दिन 28 स्टेट हैं, 8 यूटीज हैं, सिंपल सा ध्यान रखना, समझ गए। और ये कब बना था, 1975 में, और इसको कितने साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए भारत में ऐड ऑन हुए, ठीक है। तो सिंपल से 2-4 बातें याद रखना, ठीक है, किसको, सिक्किम को। तो मोदी जी विजिट पे भी हैं तो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और वहाँ के सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। और कल ही हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 371, ठीक है, उसके एफ में इसको हमने डाला था। ओरिजिनली इसके अंदर किसको डाला गया था, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात को, और बाद में जो अलग अलग स्टेट थे उनको स्पेशल प्रोविजन देकर हमने 371 के ABCDEFGHIJ में डाल दिया। तो टोटल इतने स्टेट हैं उसमें, इसके 371 के ए में कौन था, नागालैंड, ओरिजिनली महाराष्ट्र, गुजरात, और लास्ट में जाके आपके किसको जोड़ा गया था, सिक्किम को जोड़ा गया था, ठीक है, कौन से उसमें 371 के एफ में। तो ये भी याद रखना, सिक्किम किस में आता है, स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं उसको, किसको, सिक्किम को, ठीक है। और टोटल जे तक ये लिखे हुए हैं तो सारे आपको पता भी होना चाहिए, हालांकि हम पॉलिटी में पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो कल वाली न्यूज़ थी वो आज रिपीट हो गई और कुछ नहीं है, कल दूसरे नाम से थी, ठीक है। इसको जस्ट एक बार जरूर याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे 371 के बी में किसके बारे में लिखा है, तो आसाम, ठीक है। 371 के सी में मणिपुर, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, वो सब याद रखना। चलते नेक्स्ट।
likely that average warming will top 1.5 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट 4 years। ये वही न्यूज़ है, कल भी हमने पढ़ी थी, पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा था ना, UNFCCC, कल मैं समझा चुका हूँ। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब बना था? 1992 में। इसका इट केम इनटू फोर्स, ये कब काम करना शुरू करता है? तो हमने पढ़ा था कल ही 1994 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर? तो कहाँ पे है? बॉन। और बॉन कहाँ पे है? जर्मनी में, ठीक है। और इसी के साथ क्या शुरू हुए थे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहली कहाँ पर हुई थी? बर्लिन में हुई थी, ठीक है, 1995 में। लास्ट कहाँ पर हो रही है? तो COP29 कहाँ पर हो रही है आपकी? बाकू, अजरबैजान। ये हमने कल पढ़ा था। और इसी में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट। और पेरिस एग्रीमेंट कौन से ईयर में हुआ था? तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसमें कहा गया था टेम्परेचर उससे कम होना चाहिए, लेकिन लगभग पहुंच गया। तो पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया। कल ही हमने पढ़ा था, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसमें, ठीक है, समझ गए। अब कहा जा रहा है कि जो टेम्परेचर आने वाले 4 साल में क्या हो जाएगा? 1.5 डिग्री से आगे निकल जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे, धरती पिघल जाएगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो समझना, हालांकि ये सब फैक्चुअल डाटा मैं कल पढ़ा चुका हूं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है, समझना। देखो, मैंने कहा कि ये मेरी अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर तुम लोग भी घूम रहे हो, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर पेड़ों की संख्या इंसानों के बराबर रेशियो में रहेगी तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहेगा, तो ठीक रहेगा। तुमने पेड़ तो कम कर दिए, इंसान बढ़ा दिए, तो ये क्या छोड़ता है? CO2। ये क्या छोड़ता है? O2। ये इसको चाहिए, ये इसको चाहिए, लेकिन इसको जितनी CO2 चाहिए ना, उससे ज्यादा तुम दे रहे हो, तो ओवर कंजप्शन हो रहा है कार्बन का। और जब ओवर कंजप्शन हो रहा है तो वो भी दुखी है। दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पे कि हीट, देखो पहले भी जैसे मैंने कहा ये सन है, तो सन की लाइट यहाँ पर आती होंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती होंगी बाहर, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है? कार्बन बढ़ चुका है। और जब कार्बन बढ़ चुका है तो कार्बन से क्या हो गया कि उसके अंदर जो कार्बन बढ़ गया तो हीट ट्रैप हो जाती है, और जब हीट ट्रैप हो जाती है तो हीट डोम बन जाता है और ह्यूमस जैसे हालात हो जाता है जैसे बारिश के बाद होते हैं, है ना। और एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, और जो गर्मी बढ़ती है तो जो शहर है बेसिकली वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगी हुई है ना, ब्लॉक बने हुए हैं सीमेंट के, वो कार्बन हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट स्टोर हो जाती है। रात होती है तो हीट सारी निकल नहीं पाती, फिर दिन हो जाता है, फिर हीट वापस स्टोर हो जाती है, तो गर्मी बनी रहती है। अब सोचो, ये तो पूरे इंडिया लेवल की बात, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है कि दुनिया में ऐसा होता है, शहरों में ऐसा, गांव में ऐसा। लेकिन जो ग्लेशियर्स है ना, उनके साथ भी यही हो रहा है। ग्लेशियर्स में क्या हो रहा है कि देखो, व्हाइट कलर बना हुआ है, बर्फ का रंग व्हाइट होता है, और आपको पता है गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? व्हाइट ही पहनने चाहिए। ब्लैक पहनोगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी। तो वहां पर ये कार्बन पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गया है? ग्लेशियर तक पहुंच गया है। अब चाहे वहाँ इंडस्ट्री लगी हो, तुमने पढ़ा होगा सोनम वांगचुक इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहा है कि वो उसमें आपके बेसिकली क्या नाम है, लद्दाख, उसके अंदर क्या करना चाहते हैं? इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन निकलेगा, सीधा ग्लेशियर्स के ऊपर चिपकेगा, और चिपकेगा तो ब्लैक रंग का होता है, ठीक है। हीट आएगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो अंदर की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है, और ये सब प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन है, पेड़ लगाओ, फॉरेस्टेशन करो, एक पेड़ माँ के नाम, चाहे कुछ भी स्कीम चलाए सरकार, लेकिन पेड़ लगाओ, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है। धरती वाइप आउट हो जाएगी। 2100 इज द लास्ट, ठीक है। और अमेरिका उससे विड्रॉ कर गया, क्योंकि हो सकता है वो मार्स पर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, बाद की बात है, ठीक है, समझ गए। तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, डेली इसके ऊपर डिस्कशन होता है, क्योंकि एग्जाम में आने लायक भी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, बाकी हम पढ़ते रहते हैं, हमें डेली आता रहता है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।